कोचिंग और अवंती आप देख लो बेटा, दोनों लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अवंती भी तो कोचिंग है, अवंती में कोचिंग ही तो मिलेगी आपको, पूरी नीट की 2 साल की कोचिंग मिलेगी, टेस्ट भी होगा, असाइनमेंट भी होगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपकी क्लास भी लगेंगी, डाउट्स भी सेशन होंगे, तो क्या नहीं होगा? ऐसे कौन सी चीज है जो कोचिंग में होगी और यहाँ नहीं होगी? ऑनलाइन और ऑफलाइन में अलग इफेक्ट होता है, तो वो आप क्या करो, वो आप ऑनलाइन पढ़ के देखो, तब आपको समझ में आएगा। मैं मान रही हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर होता है, हम आज तक ऑफलाइन पढ़े हुए हैं तो हमें ऑनलाइन थोड़ा सा अटपटा लगता है। जब मेरे को पढ़ना पड़ा था ना ऑनलाइन, मेरे ग्रेजुएशन के दौरान, लाइक 2020 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो क्या हो रहा था कि फाइनल ईयर चल रहा था मेरा और उसी टाइम कोरोना आ गया। फाइनल ईयर के दौरान क्या आ गया, कोरोना आ गया, तो हमें घर आना पड़ा और फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तब मुझे पता चला कि यार ऑनलाइन पढ़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने क्या करा था, एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट मारा था, तो मेरे लिए मुश्किल थी, तो आपके लिए भी वैसी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसीलिए आपका ओरिएंटेशन लगाया गया था कि आप लोगों को समझा दें कि ऑनलाइन क्लास लगती कैसे है, ऑनलाइन में पढ़ते कैसे हैं। आपको बता दूं बेटा, 1-2 महीने के बाद आप इस कंफर्ट जोन में आ जाओगे कि आपको ऑनलाइन कोई अलग नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल है ना सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। इसकी बेहतर बात यह है कि आज मैं आपसे बहुत दूर बैठी, मेरे पास बहुत ज्ञान हो सकता है, ठीक है, अवंती की टीम है, टीचर्स हैं, वो टीचर्स के पास ज्ञान हो सकता है जो वो बच्चों के साथ बांट सकते हैं, लेकिन वो इतनी दूर है कि हो सकता है कि आप लोगों को दिल्ली आके नहीं पढ़ा पाए। ऑफलाइन अगर हमें आना पड़ता तो मैं शायद दिल्ली नहीं आती, मैं दिल्ली आना नहीं चुनती, मैं अपने ही शहर के आसपास में कुछ देखती। तो ऑनलाइन हमें ये सुविधा दे रहा है कि ऑनलाइन क्या कर रहा है, हमें पूरे इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, इंडिया में जहां कहीं भी अच्छा रिसोर्स है हम नेट के थ्रू वहां से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना, ये ऑनलाइन का फायदा है। तो आप ना क्वालिटी को देखो बेटा, वासीम आप क्वालिटी को देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने आप धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन उसको मत देखो, क्वालिटी देखो आप, क्वालिटी आपको ऑफलाइन में बढ़िया मिल रही है, वहां चले जाओ। कैन वी स्टार्ट स्टडिंग में हमारे, बिल्कुल बेटा स्टडी करने के लिए आए हैं, अभी आए हुए में 2 मिनट हुई है ना, तो वी आर जस्ट की नोइंग ईच अदर। क्योंकि क्या होता है, ये जो आपकी क्लास है ना, ये लवीशा मैम के साथ होती है, आज मैम लीव पे है तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, है ना, आपकी लवीशा मैम के साथ होती है ना ये क्लास। मैम। यस, तो मेरे साथ क्या है, आप लोगों की पहली क्लास है ये, ठीक है, एम आई विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, ओके बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, वो अच्छा पढ़ाती है, वही पढ़ाएंगे आपको तनिष, लेकिन आज वो एक्चुअली लीव पे चली गई है, तो आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने, जैसे कि एडजस्टमेंट नहीं लग जाती आपके स्कूल में, तो वही मेरा एडजस्टमेंट मान लो आप, ठीक है ना। मैं भी बायो की टीचर हूँ, लेकिन मैं दूसरे बैच की क्लासेस ले रही हूँ, तो आपका बैच मुझे आज दे दिया गया है क्योंकि मैम लीव पे है, ठीक है। ओके मैम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैम ने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, लविशा मैम ने? यस मैम। यस मैम। तो अभी मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं शीट ओपन कर रही हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर आ रहे हैं टोटल, लाइक टेस्ट में? 8, 1 to 8 के बीच बीच में से है, 1 to 8 के बीच बीच में से है बेटा। ठीक है, 1 to 8। चलो तो फिर अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। ये बता दो स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ठीक। चलो शुरू करें, शुरू करें।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा था। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा था। ठीक है, टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि टैक्सोनॉमी में अपन 3 चीजों को पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, और तीसरा अपन पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है ना क्लासिफिकेशन वाला, इसी को डिटेल में चैप्टर बनाया गया है, इसी का डिटेल में ये चैप्टर बनाया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक समरी करवाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर की समरी, ये समरी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि थोड़े समय में ज्यादा काम हो जाए। अब मैं आपको अब आपका पूरा ध्यान इधर आ जाना चाहिए स्क्रीन पे बस। अब इसके बाद चैट सेक्शन वगैरह में कोई कुछ नहीं लिखेगा। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो स्क्रीन पे देखना है, मैं पूछूंगी जब मुझसे को बताना है कि मैम ये चीज समझ में आई या ये चीज दोबारा बता दो। ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगी, लेकिन अभी आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि रिवीजन करवा रही हूँ आपका, तो मेरा मोटो ये है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें हो पाए। दैट मीन्स मैं आपकी इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलूंगी जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आने की संभावना नहीं रखती उन चीजों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जब हमारी नीट की क्लास लगेंगी एग्जाम्स के बाद, तो फिर उसमें हम हर चीज पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक रिवीजन टाइप कोर्स चलेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस हो जाएगी। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटा, वो होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, एक बात बता देती हूँ, समरी में जो चीज मैं लिख रही हूँ, आपको पता, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर पहले भी, आपको पता है ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसमें बहुत सारे किंगडम्स हैं और एक बड़ा सारा चैप्टर है। अगर आप इसे बुक में से पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे समरी में इस चैप्टर के वो टॉपिक्स लिख रही हूँ, टॉपिक के भी सब टॉपिक्स लिखूंगी। इस चैप्टर की डिटेलिंग इस तरीके से कर दूंगी कि आपको पता लग जाए कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो स्कूल में आएगा। स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया तो यहाँ ढंग से पढ़ लो, यहाँ जो जो लिखूंगी ना वो बहुत ढंग से बताऊं। आप एक बार पढ़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप अवंती के टीचर से पढ़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई स्कूल से बेटर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगी बेटा यहाँ पे वो होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बच्चों को इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप देखना जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। तीसरे नंबर पे अपन फिर एक एक करके किंगडम पढ़ेंगे और पहला किंगडम अपना रहेगा मोनेरा। मोनेरा के अंदर बेटा क्या क्या पढ़ेंगे अपन, मैं चीजें बहुत है लेकिन मैं यहाँ जो लिख रही हूँ वो है जो आपके स्कूल में आने वाली है। अब 8 दिन की छुट्टी मिली है, 7 दिन की छुट्टी मिली है ना, तो निश्चिंत होना है अपने को, स्कूल में जाके पेपर लिखना है और पेपर में बस यही पढ़ के जाना है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। पहला पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, ये वो है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। आप इसको लिख सकते हो क्योंकि ये मैं इस चैप्टर का आपको वो पोर्शन बता रही हूँ जहां से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं में से किसी में से बन के आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होगा हेटेरोसिस्ट, और चौथा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होगा माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा हाँ, एक मैं मेंशन करना भूल गई इसमें, सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन साइनोबैक्टीरिया से भी पहले जो पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लो अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया के फीचर्स। बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन 3 पे फोकस करेंगे। पहला उसका रिप्रोडक्शन, दूसरा उसका स्ट्रक्चर और तीसरा उसका स्पोर फॉर्मेशन। इन 3 को अपन डिटेल में देखेंगे। अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, अगला जो टॉपिक इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वो आपका दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ोगे। प्रोटिस्टा के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो बनेंगे, एक तो आपका सेल वॉल डाइटम्स की जो सॉफ्ट बॉक्स वाला होता है ना डबल लेयर का, उस पे क्वेश्चन आता है सेल वॉल ऑफ डाइटम्स।
सिलिकेटेड होती है एंड ऑल, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा होगा आपने, रेडिटाइड्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो यूग्लिना पे बन सकता है, ठीक है। मेन प्रोटिस्टा में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। प्रोटोजोआ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अपन थोड़ा सा देख लेंगे तो देख लेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ भी होते हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन मैं उसे इंपॉर्टेंट में कंसीडर नहीं कर रही हूँ। तीसरा जो अपन पांचवें टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे थर्ड किंगडम फंजाई, जो इसके अंदर है। मैम डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी भी तो है, हाँ बेटा वो अपन उसमें देख लेंगे ना, डाइटम्स को जब डिस्कस करेंगे तो फिर गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे क्राइसोफाइट्स है, ट्राइसोफाइट्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बता दिया कि मेन इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द के बच गए ऑर्गेनिजम्स वो भी देख लेंगे, स्लाइम माउल्ट्स भी, ऐसे तो ऑर्गेनिज्म की कमी थोड़ी ना है, ठीक है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, यही तो मैं बोल रही हूँ, थोड़े समय में हमें कैसे कवर करेंगे इस चैप्टर को। फंजाई में बेटा अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको जहां से क्वेश्चन निकल के आएगा ना एकदम से वो बता दूंगी, ठीक है। फंजाई में क्या आएगा, फंजाई में अपन पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले फंजाई का, उसमें जो क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे, जो ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, बेसिडियो है, एस्को है, डिटीरियो है, 5 क्लासेस हैं इसकी क्लासेस पढ़ेंगे। इसकी क्लासेस में अपने को मेन क्या देखना रहेगा, इसकी क्लासेस में एक तो स्पोर फॉर्मेशन, अपने को स्पोर्स के बारे में, जो एस्को स्पोर बेसिडियो स्पोर बनता है वो देखना रहेगा, ठीक है। बेसिक फीचर्स देखने रहेंगे कि सेप्टेट है या ए सेप्टेट है, इस तरीके के फीचर्स देखने रहेंगे अपने को। तीसरा अपने को डिजीज देखनी रहेंगी, जो फंजाई ऐसा सिंपल मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो है वो रस्ट कौन कोज करता है, डिजीज कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज अपन इस चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे क्या, वायरस, वायरोइड्स, लाइकन्स, इनको देखेंगे। इसमें भी अपन इनके सिंपल फीचर्स और लाइफ साइकिल, ये 2 इंपॉर्टेंट रहेगा, इन 2 एरिया के इर्द गिर्द ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिनको हम थोड़ा सा डीप में डिटेल में टच करेंगे इस चैप्टर में से, पढ़ेंगे और भी चीजें, लेकिन ये मेन पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अपने को फटाफट सिलेबस खत्म करवाना है आपके स्कूल एग्जाम का, करवाना है कि नहीं करवाना, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी मतलब ऐसे चलेंगे कि समझ में आए, लेकिन टॉपिक फिर वो लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक लेने लगेंगे तो कभी भी नहीं होने वाले 8 चैप्टर, भूल जाओ। एग्री विद मी और नॉट, एग्री विद मी और नोट। चलो पहले शुरू करें, क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे मैं पहले तो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप क्या आंसर लिखोगे बेटा, सपोज आपको क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या लिखने वाले हो आप। चलो इतना मैं बता देती हूँ, 3 टाइप्स के लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पे, होते तो और भी हैं लेकिन वो नीट में होते हैं, 5 अपन नीट में पढ़ेंगे, इधर 3 ही पढ़ेंगे। मैम इसका पीडीएफ मिलेगा, तो जो आप टॉपिक लिख रहे हो, हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है ना, इसका पीडीएफ मिलेगा। लेकिन ये जो मैं लिख रही हूँ तो मे भी आपको किसी और टीचर का स्लाइड मिल जाए तो वो थोड़ा वेरी करता रहता है, मगर आपको जो परमानेंट इसमें जो स्लाइड्स है वो एज इट इज मिलेंगी, ठीक है। तो आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो कि मैं जो चीजें लिख रही हूँ उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लो। कोई मुझे बताएगा कौन से 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कोई बताएगा, कुछ भी आइडिया थोड़ा बहुत। नेचुरल, वेरी गुड। प्लांटी, मीनाक्षी कह रही है प्लांटी, प्लांटी तो बेटा एक किंगडम है, मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी एक बच्ची ने बोला आर्टिफिशियल, रजनी शाबाश बेटा, आर्टिफिशियल होते और भी है, मैं आपको बता रही हूँ होते और भी है, लेकिन अभी एग्जाम में अपन 3 पढ़ेंगे, नीट में अपन 5 पढ़ेंगे। सिंथेटिक बेटा वो आर्टिफिशियल ही होता है, और फाइलोजेनेटिक, किसी बच्चे ने फाइलोजेनेटिक लिखा, ये 3 ही होते हैं। अब ये पता सबको है लेकिन ये लिखना नहीं आएगा किसी को आंसर, ये मैं गारंटी देगी,
ये बहुत बच्चों को पता होगा कि ये 3 क्लास, जो बच्चे मोनेरा, प्लांटी ऐसे बोल रहे हैं ना, प्रोटिस्टा, जो बच्चे इस तरीके की बात बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग किंगडम का नाम ले रहे हो। और क्वेश्चन पढ़ो पूरा ध्यान से। मैंने किंगडम नहीं पूछा, डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम नहीं पूछा मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास, हाँ वो सब किंगडम है रजनी, ठीक है ना, मैं वही बोल रही हूँ। मैंने क्या पूछा है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो 3 मैंने आपको यहाँ लिखे दिखाए हैं। अब मेरे को ये बता दो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप। ये तो तुम्हें पता था, बहुत बच्चों को पता था कि ये 3 होते हैं, लेकिन आंसर कैसे लिखोगे अब इसका, एक्सप्लेन कैसे करने वाले। सबसे पहले आर्टिफिशियल को ले लो। जब भी आप क्लासिफिकेशन सिस्टम को लिखो तो सबसे पहले तो गिवन बाय लिखा करो। किसने दिया था आर्टिफिशियल? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करो। ये ए है और ये बी है। पोल दूं क्या आपको कि बिना पोल के चैट में लिख के मेरे को आंसर बताओगे? बताओ क्या लिखूं इधर, इधर बताओ बेटा क्या लिखूं। कोई भी बच्चा, कोई एक को तो आइडिया होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनेनियस रुचि। नहीं बेटा, लिनेनियस ने नहीं दिया था। यही ना, यही चीजें क्लियर होंगी आपको क्लास में आने से। ये गलतियां करने से बचोगे आप पेपर में। एरिस्टोटल याद कर लो आप सब बच्चे। एरिस्टोटल का नाम आपने फिर भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ जो मैं नाम लिख रही हूँ वो आपने नहीं पढ़ा होगा। थियोफ्रेस्टस। जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो, क्योंकि पूरा लिखोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, और अधूरा लिखोगे तो फिर नंबर भी अधूरे मिलेंगे। फिर हम सोचते हैं कि हमारे नंबर, हम तो आंसर लिख के आए थे, कहाँ कट गए यार, क्योंकि आप अधूरा आंसर लिखते हो तो अधूरा फिर नंबर मिलेगा आपको। कार्लस लिनियस नहीं रजनी, गलत बेटा। कार्लस लिनियस में बताऊंगी, उन्होंने आर्टिफिशियल नहीं दिया था। मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और अभी मैं आपको पहला वाला डिस्कस करके दिखा रही हूँ, पहला वाला आपके साथ बात कर रही हूँ। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने। अब आपकी डेफिनेशन लिखो इसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो आप सबको पता ही होगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना, इज बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स। मोर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। फिर एग्जाम्पल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हाइट जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि नहीं है? भाई किसी की हाइट जो है वो आंख से देख के आप बाहर से ही पता लगा दोगे एनसीईआरटी में ये है, हाँ बेटा एनसीईआरटी में ये है, ठीक है ना। लेकिन सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर कुछ चीजें एनसीईआरटी में इस तरीके से दे दी कि बस एक लाइन में लिख दी, उनका मतलब नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया। लेकिन पेपर में तो लिखना पड़ता है पूरा ना। पेपर में तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखने पे 5 नंबर नहीं मिलते, इसलिए हमें टीचर्स की जरूरत पड़ती है। फिर टीचर का यही काम है कि एनसीईआरटी ने जो एक लाइन में बता दिया बच्चों को उसे पूरा बताओ। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इतना सबको समझ में आया कि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने दिया था मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल जो देख के पता लग जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि भाई इसकी ऐसी आंख है, इसका ऐसा नाक है, इसका ऐसा कान है, ये इंसान जैसा दिख रहा है, चलो इसे इंसान वाले ग्रुप में रख देते हैं। इसकी ऐसी आंख है, इसका ऐसा नाक है, इसका ऐसा कान है, ये बंदर जैसा दिख रहा है, चलो इसे बंदर वाले ग्रुप में रख देते हैं। ऐसे पहचानते हो ना। तो ऐसे ही उसने क्या किया, छोटे पौधे, बड़े पौधे, बहुत बड़े पौधे, ऐसे पौधों को डिवाइड कर दिया। ऐसे ही उसने ना एनिमल्स को भी डिवाइड किया था। एनिमल्स को भी उसने डिवाइड किया था, प्लांट्स को भी डिवाइड किया, एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को उसने डिवाइड किया कि एनेमा में और ईनेमा में। ये किस बेस पे किया उसने क्या किया, इनके ब्लड का कलर देखा, इनके ब्लड कलर पे बेस्ड किया कि अगर ब्लड रेड कलर का है तो मतलब उसमें आरबीसी है। मैम ऑन द बेसिस के बाद क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। छोटा पौधा तो हर, बड़ा पौधा तो ट्री, छोटा सा हर, बड़ा सा ट्री। समझ में आया? छोटा सा हर्ब, बड़ा सा ट्री। कैसे बांट रहा है एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस, कैसे बांट रहे हैं? क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, ग्रुप्स बनाना। मैं कह दूं कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, इसके बाल लंबे हैं,
और इसके बाल छोटे हैं, छोटे बाल वालों को एक तरफ कर दो, बड़े बाल वालों को एक तरफ कर दो। ये अच्छा क्राइटेरिया होगा कि बांटने का, बालों के साइज पे बांट दिया मैंने। आप कहोगे मैम मेरी नॉलेज देखो, फिर मेरे को अच्छे या गंदे ग्रुप में रखो, मेरे मार्क्स देखो, मेरी मेरी पढ़ाई को देखो मैम, ये क्या मेरे बाल छोटे तो आपने मेरे को गंदे ग्रुप में रख दिया, या मेरे बाल बड़े हैं तो आपने मेरे को गंदे ग्रुप में रख दिया। बताओ ये कोई ढंग की बात हुई? ये कोई तुक की बात हुई क्या मैम की? मैम की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी अगर मैम ऐसा करने लगी तो एरिस्टोटल ने भी बस एक शुरुआत की थी, उन्होंने कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं लिया चीजों को बांटने का। प्लांट की हाइट कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बाहर से देख के बांटना कोई सही बात नहीं है। चीजों को बांटने के लिए बच्चों को, अगर मैं आज इस क्लास के 2 ग्रुप बनाऊं, एक थोड़ा होशियार, एक थोड़ा कम होशियार, एक को थोड़ी अच्छी कोचिंग, एक को थोड़ी कम अच्छी कोचिंग, अगर ऐसा ग्रुप बनाऊंगी भी, पहली तो बात बनाऊंगी नहीं, और बनाऊंगी अगर तो फिर क्या सिर्फ उसके बाहर के फीचर्स को देख के बनाऊं, उस बच्चे की शक्ल सूरत देख के बना दूं? नहीं ना, उसके मार्क्स देखूं, उसकी डेडिकेशन देखूं, पढ़ाई को लेकर वो कितना सीरियस है, कितने मार्क्स ला रहा है, पढ़ कैसे रहा है, ये चीजें देखूंगी ना। क्लियर? क्लियर तो थम्स अप कर दो, क्लियर है तो थम्स अप कर दो। तो ड्रॉबैक क्या लिखूं मैं इसका? अभी देखो आर्टिफिशियल सिस्टम अपन ने डिस्कस करा, तो सबसे पहले बच्चों लिखना है गिवन बाय, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल लिख के दिखाना है, इसी के मार्क्स मिलेंगे। देखो 1 नंबर मैडम ने आपको यहाँ दे दिया, 1 नंबर मैडम ने यहाँ दे दिया, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा 1 और नंबर मिल गया। अब लिख दो ड्रॉबैक। अब क्या लिखनी है? अब ड्रॉबैक लिखनी है। ड्रॉबैक मतलब कमी क्या थी इसमें, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कमी क्या थी? तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 कमी थी। पहली कमी तो ये थी कि इट कंसीडर ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसने सिर्फ बाहर के फीचर्स देखे, सिर्फ बाहर के फीचर देखे, सूरत देख के लोगों को बांटने लग गया ये, इसने सीरत तो देखी ही नहीं। चलता है ना इंस्टा पे, देखते हो क्या इंस्टा? कोई नहीं, झूठ मत बोलो, मैम से बताओ, मैम देखते हैं यार, थोड़ा सा एंजॉय भी करना है लाइफ में। लेकिन बच्चों पहले ही बता देती हूँ, डॉक्टर बनना है ना, बहुत भारी डेडिकेशन लगेगी, सच बता रही हूँ। एक बार पेपर हो जाए बस आपके स्कूल के, फिर मैं ये नहीं बोला करूंगी कि बस बच्चों पढ़ना है, वो बस सीधा अपनी क्लास में यही बात होगी कि डॉक्टर बनना है ना तो ये करना है, बात सीधा डॉक्टर पे जाएगी, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का लेके आए हो यहाँ पे, ठीक है ना। पहली कमी क्या थी? इसने सिर्फ बाहर के फीचर्स देखा, इट कंसीडर ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड नॉट अनाटमिकल। अनाटमिकल मतलब अंदर के फीचर्स नहीं देखे, या साइटोलॉजिकल जो भी है, बस आप इतना बड़ा मत लिखना, आप सिर्फ इतना ही लिख देना, उतने में काम हो जाएगा। आप लिख देना कि इट कंसीडर ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये तो हुई पहली कमी। दूसरी कमी क्या हुई? दूसरी क्या कमी हुई इसकी वो बताते हैं। दूसरी इसकी ये कमी गई, इट गिव्स, इसने दिया इक्वल वेटेज, equal weightage to vegetative and reproductive character, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। अच्छा ये किसको नहीं पता कि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होता है? किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं, और पता है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? ठीक है, हैंड रेज किया है किसी ने, अगर जरूरत है तो थम्स अप करके बताओ। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ, नंबर ऑफ लीव्स। एक पेड़ है और उस पर बहुत सारी पत्तियां हैं, एक दूसरा पेड़ है और उस पर बहुत कम पत्तियां हैं। आपने क्या करा, देखा इस पे बहुत पत्ती है, इसको इस ग्रुप में डाल देते हैं, इस पे बहुत कम पत्ती, इसे दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। हालांकि वो दोनों एक ही पेड़ थे, फर्क ये था कि आपने अलग अलग मौसम में उनको देखा। जब इसको देखा तो पतझड़ आई हुई थी, तो जब पतझड़ है तो पत्ते झड़ेंगे ही ना, ठीक है। तो ऐसे करेक्टर जो मौसम के साथ बदल जाते हैं, नंबर ऑफ लीव्स इज अ करेक्टर जो मौसम से बदल सकता है, ठीक है, वेदर से, क्लाइमेट से, सीजन से अफेक्टेड होता है, वो करेक्टर वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं। और ऐसे करेक्टर जो बहुत परमानेंट टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता तो वो थम्स अप करके बताओ, पता है तो मैं नहीं बताऊंगी। एंथर किसी को नहीं पता तो थम्स अप करो, वरना अपनी रिवीजन क्लास है फिर अपन नहीं बताएंगे। कोई ऐसा जिसे नहीं पता हो एंथर क्या होता है?
नहीं पता था ऐसे करो, ठीक है, सबको पता है। तो रिप्रोडक्ट नहीं पता तो आराम से बता सकते हो, थम्स अप आराम से कर सकते हो मेरी क्लास में, ये तो कभी मत सोचना। फ्लावर का, हाँ फ्लावर का क्या, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। प्रियांशी ने थम्स अप किया है, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांश। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आंसर क्या होता है। ये जैसे ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो सबको पता है कि मेल होते हैं फीमेल होते हैं, तो फिर वो मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही फ्लावर में भी एक मेल पार्ट होता है एक फीमेल पार्ट होता है, तो उन दोनों के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जो मेल पार्ट होता है ना फ्लावर का, जो मेल पार्ट होता है उसे स्टैमन बोलते हैं। मेल पार्ट को, फ्लावर के मेल पार्ट को स्टैमन बोलते हैं। ये आपके जो आपका 4th चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाला आ रहा होगा ना पेपर में, उसमें होगा ये, तो देखो वहां की बात भी क्लियर अभी हो जाएगी। मेल पार्ट जो होता है ना उसको स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। अब जब मैंने फिलामेंट बताया तो मैंने ऐसे उंगली करी, मतलब कोई डंडी जैसी चीज होती होगी फिलामेंट, और वैसी ही होती है। एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एंथर ऐसे एक लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल मान लो आप, एक लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम अभी नहीं बना रही, जब चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला तब बनाऊंगी। तो एंथर और फिलामेंट जो है वो स्टैमन के हिस्से हैं, और स्टैमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसकी, फ्लावर की। तो एंथर इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इतना क्लियर है। अब एंथर का स्ट्रक्चर मान ले, एक ये प्लांट है, इस प्लांट में मैंने एक फ्लावर लिया, फ्लावर को डाइसेक्शन करके स्टेमन निकाल लिया, अब स्टेमन को भी काट दिया और उसमें एंथर निकाल लिया। अब मैं माइक्रोस्कोप में एंथर की स्ट्रक्चर देख रही हूँ। ऐसे दूसरा प्लांट लिया, उसके फ्लावर को तोड़ लिया, फ्लावर को तोड़ के उसमें स्टेमन निकाल लिया, स्टेमन निकाल के मैंने उसमें एंथर निकाल लिया, उसके एंथर को भी अब मैं माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ। जब मैंने दोनों एंथरों को माइक्रोस्कोप में देखा तो देखा कि इनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, तो मैंने इन दोनों प्लांट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। अब एक बात बताओ, एंथर का स्ट्रक्चर सीजन से बदल जाएगा, मौसम से, क्लाइमेट से, वेदर से बदल सकता है? नहीं। तो इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर परमानेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। इसलिए जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जब आप पौधों को बांट रहे हो, तो बजाय कि उनकी पत्तियां देख के उन्हें बांटो, उनके एंथर की स्ट्रक्चर देख के उन्हें बांटो ना, परमानेंट फीचर्स पे उन्हें बांटो। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का वेटेज क्लासिफिकेशन में ज्यादा होना चाहिए था वेजिटेटिव कैरेक्टर से। कार्पल भी होता है, लेकिन रजनी आप कार्पल बोल क्यों रही हो? अभी आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम समझना है ना, चीज से हट के बात मत करो, जो चल रहा है उसकी बात करो। अभी आपको अपना पेपर का आंसर आना चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, तो आप क्या लिखोगे कि आपको 5/5 मिलेगा। अब अगर आप इतना लिखे होगे ना, तो ये देखो, आपको आर्टिफिशियल सिस्टम में 1 नंबर आपको गिवन का मिल गया, दूसरा नंबर डेफिनेशन का, तीसरा नंबर एग्जाम्पल पे मिल गया, चौथा नंबर आपको मैडम दे देगी जब आपने ड्रॉबैक भी लिख दी, चौथा नंबर आपको मैम यहाँ दे देगी, ठीक है। और आप 5 नंबर के सवाल में आपको 5/5 मिल जाएंगे, क्योंकि मैम ने ये देख लिया या आपके सर ने ये देख लिया है कि इस बच्चे को आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी है। तो 1 मार्क्स तो खुश होके, 1 मार्क्स फॉर खुशी, 1 मार्क्स तो खुशी का है कि भाई इस बच्चे को इतना अच्छे से डीप में मालूम है कि उसने ड्रॉबैक भी दोनों लिखी है, ठीक है। अभी कोई मेरे से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसकी रिक्वेस्ट ये टॉपिक खत्म होने के बाद पूछूंगी, वरना क्लास ओवर हो जाएगी और अपना चैप्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? CL। कौन है CL? एनी गैस, एनी आइडिया? शाबाश, कार्लस लिनियस, फेमस, वेरी फेमस है ना। उन्होंने ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है ना। मेरे को इसकी स्पेलिंग का थोड़ा कंफ्यूजन है, इज इट CARLAOUS? आप स्पेलिंग अगर गलत हो ना तो एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। लिनियस की तो पक्का ही गलत है, इतनी बड़ी नहीं होती, मेरे को स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, ओके। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे वो बेस था मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, ये बेस है किस पे? एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स।
एनाटॉमिकल जो इंटरनल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल क्या है बेटा, जो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है, एनाटॉमिकल है। साइटोलॉजिकल क्या है, साइटोलॉजिकल रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेल, साइटोलॉजिकल इज रिलेटेड टू द सेल, सेल से रिलेटेड फीचर, सेल से रिलेटेड फीचर जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एक साइटोलॉजिकल फीचर है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या एक रैट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं। तो साइटोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे आपने चीजों को अलग किया, या आपने एनाटॉमिकल यानी कि उनके अंदर की स्ट्रक्चर्स देख के उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाला। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल क्या, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने मॉलिक्यूल की कंपोजिशन देखी कि भाई इंसान में तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और यार ये जो दूसरा बंदा है ना चूहे में, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा अंतर है, तो इंसान और चूहे को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, कुछ इस तरीके से। मतलब आप डीप लेवल पे स्टडी करके नेचुरल क्लासिफिकेशन करते हो, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। इसकी क्या ड्रॉबैक होती है नेचुरल की, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, क्या 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 छोड़ दिया आपने, क्या कमी कर दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, सब कुछ तो ले लिया। इट डज नॉट कंसीडर, it does not consider phylogenetic relationship। सबको पता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, किसी नहीं पता तो थम्स अप करके बताओ। अरे नहीं पता, देखो मैं बताती हूँ आपको भी, ये ना नीट में भी सवाल आ सकता है आपके। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज समथिंग बेटा जो आपके पूर्वज से मतलब आपका क्या नाता है। जैसे कि ये मानो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है वन, ये मानो आप कि ये एक ऑर्गेनिज्म है वन, इस वन ने बनाया, ठीक है, फिर ये फर्दर चली लीनिएज, और यहाँ पे भी फर्दर चली। ये जो नंबरिंग है ना, इनको आप ऑर्गेनिज्म मानना, एक एक नंबर एक एक ऑर्गेनिज्म है। अब 1 से 4 बना, 2 बना और 3 बना, फिर 2 से 7 बना, 5 बना और 6 बना, 3 से 10 बना, 8 बना और 9 बना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, 8 और 9 का कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर माने पूर्वज, 8 और 9 का कॉमन पूर्वज 10 है, और 10 का कॉमन पूर्वज 3 का कॉमन पूर्वज 4 है, और 4 2 का भी कॉमन पूर्वज है, और इन दोनों का कॉमन पूर्वज 1 है, तो 1 इज द ओल्डेस्ट एंसेस्टर। ये जो मैंने ये इन सब के बीच में एक नाता जोड़ दिया, इन सब के बीच में एक रिलेशन जोड़ दिया, इस रिलेशन को फाइलोजेनेटिक रिलेशन बोलते हैं। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना पेड़ जैसा, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। नीट में क्वेश्चन आया था, लिख लो इस वर्ड को लिख लो आप, क्लैडोग्राम। Cladogram is a tree-like diagrammatic representation. Sorry. Cladogram is a tree-like diagrammatic representation which show the phylogenetic relationship of organisms. Organism की phylogenetic relation, phylogenetic पूर्वज से जो संबंध है, पूर्वजों से जो नाता है, वो दिखाता है एक डायग्राम के रूप में, एक पेड़ जैसे डायग्राम के रूप में, उसे क्लैडोग्राम कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना सबको? क्लैडोग्राम में होंगे बेटा। ये आपको स्क्रीन पे पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर, ये क्लैडोग्राम है। क्लैडोग्राम वो पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब पूर्वजों से नातों का ज्ञान हो। मान ली मैंने आपकी फैमिली का एक चार्ट बना दिया, ऐसे आपकी फैमिली का मैं चार्ट बना दूं कि ये आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर से आए आपके फादर, ठीक है, और इनके भी कोई रहे होंगे पूर्वज, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर आए, आपके चाचा आए, ठीक है, आपके ताऊ जी भी आए, फिर आपके फादर से आप आ गए, आपके चाचा से भी कोई आया होगा, आपसे फिर कोई आएगा, इनसे भी कोई आएगा, ठीक है ना। आपके फादर के मान लिया 2 बच्चे हैं, तो ये मैंने टिंकू और मिंकू 2 बच्चे बना दिए, ठीक है। इन दोनों का एक ही एंसेस्टर है, इनका फादर फिर इनका ग्रैंडफादर। ये एक ऐसे एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को दिखाने वाला जो डायग्राम बनता है ना पेड़ जैसा, इसे क्लैडोग्राम बोलते हैं। अब क्लियर है प्रियांशी? क्लियर है?
क्लियर है तो तुम सब करके बताओ ताकि मुझे पता चल जाए क्लियर है, फिर फटाफट आगे बढ़े बेटे, चैप्टर लंबा है। ठीक है, ओके रोमन, ओके चलो तो फिर आगे चले। ठीक है, तो अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तीनों पॉइंट्स कवर हो गए अपने। कौन कौन से 3 पॉइंट? गिवन बाय, फिर डेफिनेशन और फिर ड्रॉबैक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारा रहेगा वो है फाइलोजेनेटिक। तो जो ड्रॉबैक थी इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कि इसमें अपने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया क्लासिफाई करते टाइम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उस कमी को दूर कर दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब तो पता है ना, मेरे को दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होती है। ठीक है, ये किसने दिया था? लिख लो ये सब, इकलर ने दिया था। ठीक है, ये और इसकी डेफिनेशन ये हो गई, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि इन दिस सम टाइम, कई बार ऐसा होता था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कई बार ऐसा होता था कि जो बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो एक साथ एक ग्रुप में आ जाते थे। कम टुगेदर इन वन ग्रुप, कम टुगेदर इन वन ग्रुप ड्यू टू देयर evolutionary history, due to their evolutionary history। इवोल्यूशनरी का मतलब सबको पता है? इवोल्यूशनरी का मतलब सबको पता है? इवोल्यूशनरी का मतलब ये कि आपके दादा के जो दादा थे, अगर आज आप उनको बताओ कि मैं गूगल मीट से क्लासेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उनको शायद यकीन ना हो, उन्हें गूगल मीट यूज करना भी ना आए, हो सकता है वो स्क्रीन टच वाला फोन भी ना चलाना जानते, स्मार्टफोन ना चलाना जानते, लेकिन आप जानते हो। आप उन्हीं की जनरेशन के एक एडवांस्ड बच्चे हो कि नहीं? उन्हीं की उनकी लीनियज के एक एडवांस बच्चे, एक नई जनरेशन हो। तो जो लीनियज में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाती है, जनरेशन एडवांस होती जाती है, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल मतलब क्रम अनुसार, धीरे धीरे, अचानक नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे बदलती जनरेशन के साथ जब चीज एडवांस होने लगे, वो इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हो, आपके फादर और आप कहीं ना कहीं अपने ग्रैंडफादर से जुड़े हुए हो। ठीक है ना, एक लेवल पे अपने ग्रैंडफादर से जुड़े हुए हो। तो वो क्या है, आप लोग अपने ग्रैंडफादर के साथ एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हो। चाहे मैं ऐसे बोल दूं, चाहे मैं ऐसे बोल दूं कि आप लोग अपने ग्रैंडफादर के साथ एक फाइलोजेनेटिक रिलेशन रखते हो, एक पूर्वज वाला रिश्ता रखते हो ना। अपने ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के साथ एक पूर्वज वाला रिश्ता आप रखते हो। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो वैसे बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनके बीच में एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मौजूद है, तो हम उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे ये आपको मैं उदाहरण से समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ग्रुप में रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स सबको पता है, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये रेप्टाइल्स होते हैं। एक मेरे पास बर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि नहीं है? बताओ, रेप्टाइल्स और बर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि नहीं है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि नहीं है? बताओ भाई, क्लास में साथ साथ बोलो, चैट पे बोलो ना। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि नहीं है? अलग है। अब बिल्कुल यस मैम अलग है, बच्चे कह रहे हैं यस मैम अलग है। ठीक है ना, ये अलग है, लेकिन क्या है, इन दोनों की कहीं ना कहीं एक फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री शेयर होती है। किसी ने आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना है? नहीं सुना ना, तो आज गूगल जाके सब बच्चे एक बार इसे चेक करेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो थम्स अप करो, नहीं सुना तो थम्स अप करो कि मैम हमने नहीं सुना। तो ये डायनासोर नहीं है, ये एक ऐसा प्राणी है जो कुछ रेप्टाइल के जैसा दिखता है और कुछ बर्ड के जैसा दिखता है। सब बच्चे इसकी फोटो देखना, आज जाके गूगल पे जाके इसकी फोटो देखना। सुना है ना? हाँ, तो फोटो देखना इसकी, आपको पता लग जाएगा। ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये रेप्टाइल और बर्ड दोनों जैसा दिखता है, ये इनका पूर्वज माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स इनका पूर्वज होने के कारण कहीं ना कहीं रेप्टाइल और बर्ड्स को एक ग्रुप में भी लाया हुआ है।
ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में होता है। मैम देख लिया गूगल पे, ठीक है बेटा देख लिया, तो साथ के साथ देख लिया, लेकिन अभी क्लास में रहो, क्लास के बाद जाना। तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चों को समझ में आ गए कि नहीं, पहले ये बता दो मेरे को। क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका कवर हो गया, आगे चलू, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, समरी में से देख के बताएगा कोई बच्चा मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? यस वासिम बताओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक बताओ बेटा। किंगडम क्लासिफिकेशन, वेरी गुड मीनाक्षी, किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन पे जब क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वही हमारे कैरलस लिनेनियस। कैरलस लिनेनियस ने दिया था। इन्होंने कौन से दो किंगडम बनाए थे? एक तो प्लांटी बनाया था और एक एनिमलिया बनाया था। जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही पेपर में लिख के आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे उन्होंने ये दो किंगडम बनाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ये प्रेजेंस का साइन है, प्रेजेंस और ये अब्सेंस, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल है या नहीं, इस आधार पे उन्होंने दो किंगडम बनाए थे। सेल वॉल है तो प्लांटी में रख दिया आदमी, मतलब सॉरी ऑर्गेनिज्म, और सेल वॉल नहीं है तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्राणी को एनिमलिया में रख दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? आगे चलूं? जब मैं पूछ रही हूँ तो बता दो, फिर बाद में बताओगे मैम ये चीज नहीं आई। इतना डन है? थम्स अप। आगे चलूं? डन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ओके बेटा ओके। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक क्या था? दिस किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, जस्ट सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रियली रियली सॉरी, ऑफिशियल कॉल था दैट्स व्हाई आई टेक इट, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं कि इस किंगडम की ड्रॉबैक क्या थी बेटा? दिस किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू अनऑफिशियली हिडन गेमर्स। बेटा आपका नाम नहीं पता मुझे, आपका नाम बताना मुझे। दिस किंगडम क्लासिफिकेशन पुट्स टुगेदर, देखो इतना बड़ा बड़ा मैं लिखूंगी ना तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा और मैं आपका चैप्टर नहीं करवा पाऊंगी। अब से मैं ना शॉर्ट में लिखूंगी, इसको हटाओ, बस इस सबको हटाओ, सीधा मैं ड्रॉबैक लिखूंगी, बस बस मैं सीधा ड्रॉबैक लिखूंगी ना, इसको खत्म करो सब कुछ। और यहाँ पे मैं ड्रॉबैक लिख रही हूँ। पहली ड्रॉबैक ये थी कि इसने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया। और दूसरी ड्रॉबैक ये थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया। अब किसी को इन चार शब्दों में से किसी भी शब्द का मतलब नहीं पता तो वो मुझे बताओ कि मैम इस शब्द का मतलब नहीं पता। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो सबको पता होगा,
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैं मान के चल रही हूँ सबको पता होगा, किसी को नहीं पता तो मुझे बता दो थम्स अप करके, मैं टॉपिक के एंड में बता दूंगी अगर किसी को ये नहीं पता कि प्रोकैरियोट क्या होता है या यूकैरियोट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया था ये सब पता है। इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया था। मैं दिखाती हूँ कैसे। दरअसल ये जैसे किंगडम इसने बनाया प्लांटी, इसने किंगडम बनाया प्लांटी, ठीक है ना। इस प्लांटी किंगडम के अंदर इसने क्या करा, इस प्लांटी किंगडम में इसने ब्लू ग्रीन एल्गी रख दी, इसमें इसने यूग्लिना भी रख दिया, इसमें इसने फ्लावरिंग प्लांट्स भी रख दिए। इन सब को एक साथ एक ही किंगडम में रख दिया। अब आपको ये जान के हैरानी होगी या फिर आपको पता ही होगा कि ये यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोट है। फ्लावरिंग प्लांट्स मल्टीसेलुलर है, मतलब कई सेल होती हैं, प्लस इनकी हर सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल की बनी हुई होती है और इनकी वो एक सेल प्रोकैरियोट टाइप की होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इज द टाइप ऑफ सेल। किसी को नहीं पता है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, थम्स अप करके बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी चैप्टर के एंड, सॉरी टॉपिक के एंड। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसने कोई भेदभाव नहीं करा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में, ठीक है, इससे कोई भेदभाव नहीं करा। तो फिर इसके बाद एक थोड़े से और समझदार बंदे आए जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एंड ही वाज कौन थे बेटा वो, नाम सुना है, अर्नस्ट हैकेल। इज एनीबडी नो अर्नस्ट हैकेल कौन थे? इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कार्लस लिनियस ने क्या करा, दो किंगडम बना दिए, एक प्लांट एक एनिमल। सेल वॉल है तो प्लांट में डाल दिया, नहीं है तो एनिमल में डाल दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे प्लांट में वो बंदे चले गए जिनके पास सेल वॉल तो ठीक है सबके पास है, इसलिए प्लांटी में आ गए वो, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक ही सेल के बने पड़े हैं। किसी का सेल प्रोकैरियोट है, किसी का सेल यूकैरियोट है। तो वैरायटी, भांति भांति के जीव जंतु एक ही किंगडम में घुस गए। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सिर्फ 2 और 5, अच्छा किसी को ऐसा इश्यू है कि सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है सिलेबस में? बेटा मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को, चिंता मत करो। ये अगर आप क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफाइन द किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फिर आपको ना एक बार सारे किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज से आए हैं, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट में आया था और वो सबसे अच्छा है, वही एक्सेप्टेड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले भी आ चुके हैं कुछ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी थी। जैसे ये आपको इससे ना हिस्ट्री भी समझ आएगी कि देखो जैसे टू किंगडम में 2 तो बन ही गए थे, प्लांट और एनिमल का। अब इसने तीसरा और बना दिया अर्नस्ट हैकेल ने, प्रोटिस्टा बना दिया इसने तीसरा। इस प्रोटिस्टा में उसने क्या किया, हाँ बच्चे कह रहे मैं बता दूं बेटा, इसको बताने से आपका फायदा होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा लिख पाओगे, नहीं तो आप समझ पाओगे कि ये दरअसल इतिहास चला कैसे, 5 किंगडम पे अपन पहुंचे कैसे। अर्नस्ट हैकेल आए, उसने तीसरा किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। अब उस प्रोटिस्टा में इसने क्या करा भाई, जैसे प्लांट में अपन ने, जैसे अभी पहले आपने देखा कि प्लांट में अपन ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स को एक साथ रख दिया था, तो इसने क्या करा, यूनिसेलुलर को हटा के इस प्लांट में से, इस प्लांट वाले किंगडम में यूनि और मल्टी थे, दोनों थे इस प्लांट वाले किंगडम में, यूनि और मल्टी दोनों थे इसमें, तो इन यूनिसेलुलर को हटा के यहाँ रख दिया। मतलब इस प्रोटिस्टा में इसने यूनिसेलुलर को रख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी यहाँ आ गई, यूग्लिना भी यहाँ आ गया, बैक्टीरिया भी यहाँ आ गए, सब प्रोटिस्टा में आ गए। लेकिन अब फिर भी कमी रह गई, ये यूनिसेलुलर तो है सब, लेकिन ये प्रोकैरियोट है भाई, और ये यूकैरियोट है, और ये प्रोकैरियोट है। तो अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ आ रहे हैं, अभी भी वो समस्या नहीं सुलझी। तो वो समस्या सुलझाई गई किसमें, वो समस्या सुलझाई गई फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, वो दिया था कोपलैंड ने, बिल्कुल सही, कोपलैंड ने दिया था। और
इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा के बाद एक और किंगडम बना दिया, मोनेरा। किसी बच्चे ने कोपलैंड का आंसर दिया है, मतलब उसने डीप में पढ़ रखा है, ठीक है। अब इस मोनेरा में क्या करा, आपको पता है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ आ रहे थे ना, यहाँ पे ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ आ गए थे प्रोटिस्टा में। तो कोपलैंड ने क्या किया, प्रोकैरियोट वालों को उठा के मोनेरा में रख दिया, ये यहाँ ले आए, ये शहर बदल दिया इनका। यहाँ पे इसने प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर वालों को रख दिया। तो प्रोटिस्टा में कौन बच गए, प्रोटिस्टा में बच गए यूकैरियोट और यूनिसेलुलर वाले, यूकैरियोट और यूकैरियोट और यूनिसेलुलर वाले बच गए, ठीक है। यूकैरियोट और यूनिसेलुलर वाले किस में बच गए, प्रोटिस्टा में बच गए, और प्रोकैरियोट किस में रख दिए, मोनेरा में रख दिए। इसके बाद कौन सा आया बेटा, इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कौन लेकर आया, ये विटेकर लेकर आए। और विटेकर ने क्या किया बेटा, विटेकर ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को तो अलग कर दिया, पहले ही हो चुके थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी अलग पहले ही हो चुके थे, सेल वॉल के आधार पे भी डिवीजन पहले ही हो चुका था। नई जो चीज विटेकर लेके आए थे वो ये था, स्टार मार्क कर लो, नीट में सवाल आया था एक बार आपके नीट में सवाल आया था कि 5 फीचर्स थे जिसके आधार पे विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था। वो 5 फीचर है, सेल टाइप, सेल वॉल, ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक नहीं दे रखा इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी विटेकर ने कंसीडर किया था। इन 5 में से कौन सा फीचर ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण था विटेकर के क्लासिफिकेशन में? सबसे महत्वपूर्ण वो फीचर होगा जिस फीचर के बारे में पहले कभी जिक्र नहीं हुआ, ना ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ना ही 3 किंगडम वाले में, ना ही 4 किंगडम वाले में, किसी भी, ना अर्स्ट हैकल ने, ना कोपलैंड ने, ना कार्लस लिविनियस ने, किसी ने भी उस फीचर के बारे में नहीं सोचा। वो कौन सा फीचर था जिसके बारे में सिर्फ विटेकर के ही दिमाग में आया? वो फीचर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वाला। ध्यान से देख लो इसको कि ऑटोट्रोफिक है या हिट्रोट्रोफिक है, इस आधार पे भी ऑर्गेनिजम्स को बांटना ये पहली बार विटेकर ने ही किया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और इस तरीके से ये 5 किंगडम आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ते। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हर किंगडम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वहां से अपन देखना शुरू करेंगे। अभी आज की क्लास में आपको कुछ नया अच्छा जानने को मिला, क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए, समझ आया तो मुझे थम्स अप करके बताओ कि हाँ मैम मजा आया, चीजें पता चली, कुछ नई चीजें पता चली जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने को क्या करना है, वो लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक फुल आंसर है, ठीक है। ओके ओके बेटा, ओके। अनऑफिशियली हिडन गेम आपका नाम बताओ, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो हमारा टाइम भी हो गया है इस क्लास का, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो है मे बी लविशा मैम ही लेंगी, ठीक है। आज मेरा क्या था, मैम लीव पर है, दैट्स व्हाई आई टुक योर क्लास। शुभा शंकर, ओके बेटा, ठीक है। तो बेटा अब आप अच्छे से पढ़िए, अंटिल देन गुड बाय। शुभांकर, ओके ओके शुभांकर, नाइस नेम, ठीक है बेटा, बाय। ओके, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और मोनेरा और प्रोटिस्टा को देख के आना, मे बी नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस होगा, ठीक है।